नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। और घूसखोर आईएएस के कितने साझेदार। आज जो कुछ भी हो रहा है झारखंड में और देश के कोने कोने में, पता नहीं कितने ही ऐसे ठिकाने हैं जहां से नोटों की बरामदगी हो रही है, लेकिन झारखंड में जो मिला हम उस पर फोकस रखेंगे, उस अधिकारी पर फोकस रखेंगे जिसके तार जोड़ रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें हम तक आई हैं। ये प्रवर्तन निदेशालय की गाड़ी है जिसमें कुछ अधिकारी आए थे, लेकिन बेवजह नहीं आए थे। इनके पास सारे सबूत मौजूद थे, पूरी इंफॉर्मेशन थी, गार्ड्स थे। और ऐसे जहां पर छापेमारी हो रही थी वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आमतौर पर किसी के घर कितना पैसा या फिर कैश रहता है, हो सकता है कि 100,000 रुपए, लेकिन अगर करोड़ों रुपए एक साथ जब्त किए जाएं तो यह समझना आसान भी हो जाता है कि ये रुपए ईमानदारी के तो नहीं होंगे। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि कितने साझेदार। ये देखिए नोटों के बंडल हैं। ईडी ऊपर बनाया गया है कि ईडी की छापेमारी हो रही है, तो ईडी ने इतने रुपए जब्त किए हैं। लेकिन 500-500 और 2-2 हजार की जो गड्डियां हैं, ये बता रही हैं कि इतना पैसा अवैध है। और एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद बहस पर आएंगे। हरे हरे नोटों की गड्डियां, पैसों का खजाना, एक साथ इतने नोट कि देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन नोटों की ये गड्डियां नहीं। ध्यान से देख लीजिए इन तस्वीरों को, जो रांची से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी के बाद सामने आई है। दरअसल ईडी की ओर से मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर के 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें झारखंड के रांची, खूंटी और धनबाद में भी रेड डाला गया है। झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े एक करीबी के आवास से कई दस्तावेज और सबूत छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं। लेकिन रांची में यह आवास से रुपयों का खजाना मिला है, जो आपके सामने है। 1-2 नहीं, 17 करोड़ से भी ज्यादा रकम बरामद की गई है ईडी की रेड के दौरान। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंट के बेहद करीबी संबंध आईएएस पूजा सिंघल के साथ हैं। ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जब्त किया है। मनरेगा से जुड़े भ्रष्टाचार के इस मामले में कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए जो छापेमारी की गई, वैसी ही बिल्कुल वही तस्वीर जो हमारे कैमरे में कैद हुई, हमने आपको बताया, दिखाया। डिबेट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर यह आ गई कि जो सीए महोदय हैं, जिन्होंने कहा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने कहा कि ये पैसे हमारे हैं, मेरे हैं। क्यों हैं, किस लिए इतने पैसे थे, क्या इतने पैसे रखने वैध हैं? इन सभी सवालों का जवाब खास बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी प्राणतोष दास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं, डॉक्टर निरंजन महतो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जरूरी है कि जहां कार्रवाइयां हो रही हैं तो इस सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी प्राणतोष दास जी हमारे साथ हैं। प्राणतोष दास जी, सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। इतने सारे नोट एक साथ तो देख पाना संभव सा है किसी भी आम लोग के लिए, या फिर जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अधिकारी हैं और विकास कार्यों को लेकर वो लगातार सोच में रहते हैं, डूबे रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये वही ला सकता है, ये नोट इतने वही इकट्ठा कर सकता है जिसके साथ
अवैध वाली चीजें जुड़ी हुई हों। आप किस तौर पर इस पूरे छापेमारी को, इन नोटों की गड्डियों को और उस उक्त अधिकारी को देख पा रहे हैं? नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो ये बरामदगी में जी हमारी हो रही है, कोई ये नई बात नहीं है। करप्शन हैज टेकन ए डीप रूट इन आवर सोसाइटी। मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में लगभग एक डिकेड से, पिछले एक डिकेड से भारत जो है वो लगभग 86वां पोजीशन पर था। 140 कंट्री देश वर्ल्ड में भारत का करप्शन इंडेक्स सीपीआई में हम 86वां पोजीशन पे थे लगभग एक डिकेड से। 2020 में हमारी 86वां पोजीशन थी, 2021 में आके एक पोजीशन हमने इंप्रूव किया है, 85 पर हम आए हैं। पाकिस्तान 140 पे है, 16 अंक नीचे वो लुढ़का है। ये क्यों स्थिति है? देखिए, हम करप्शन की बात करते हैं। करप्शन जो है ये हमारे सिस्टम में बहुत दिनों से डीप रूटेड है एंड इट इज टू बी वीडेड आउट। इसको हटाना जरूरी है। और ये क्या होगा, क्या ऐसे छापेमारी से? वेयर आर वी लैकिंग? हम कहां लैक कर रहे हैं जिसके कारण पिछले एक दशक से हम वही हैं लगभग करप्शन के लेवल पे जहां थे। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट 1-2 साल में हुआ है। तो इस बात पे गौर करना ज्यादा जरूरी है कि इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम स्पेशल कोर्ट बना देते हैं, हम सारी चीजों को बना देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर पकड़ाते हैं तो उस पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गवर्नमेंट से लेनी होती है। अब जो ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है, कई बार तो 10-10 बरस, 8-8 बरस तक मिलता ही नहीं है। तो जस्टिस तो जब उसका लोग देखें कि ये करप्ट ऑफिशियल है, वो पकड़ा गया और फिर उसको प्रोसिक्यूशन, उसको सजा हो, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन यहां पर साझेदार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, करप्ट अधिकारी है, वो उसने करप्शन किया, लेकिन अकेले कर सकता है क्या? क्योंकि आप अधिकारी रह चुके हैं तो आपको ये ज्यादा बात पता होगी कि कैसे ये होता है। कई ऑफर्स तो आप तक भी पहुंचे होंगे। आप देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैं पब्लिक फोरम पर उचित नहीं होगा। बट जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये तो ऑब्वियस है। अगर हमारे ऑफिस में करप्शन अगर हो रहा है, मैं अगर किसी पोस्ट पर हूं, तो हमारे साथ साथ नीचे के लोग और शायद ऊपर के लोग भी जिम्मेवार हैं। और इन चीजों को ठीक करना होगा। और मेरा इस पर एक छोटा सा सुझाव है। वो सुझाव ये है कि हम स्पेशल कोर्ट बना देते हैं, सारी छापेमारी कर देते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बनाते हैं, विजिलेंस की यूनिट बनाते हैं, स्पेशल कोर्ट बना देते हैं। लेकिन इसको कोर्ट में, इसको लॉजिकल एंड पर कौन ले जाएगा? प्रोसिक्यूटिंग ऑफिशियल्स ही हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वही कोर्ट में, एक कोर्ट में केस अभी विजिलेंस में 10 साल 20 साल से कोर्ट। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ठीक है, ये दनादन छापेमारी, नोटों के बंडल सब कुछ दिख रहे हैं, इसके बाद के चैप्टर की आप बात कर रहे हैं जो काफी शिथिल है, सुस्त है और ऐसा लगता है कि लंबा खींचेगा और एक दिन सब कुछ जी नहीं। बिहार में, मैं आपको बताऊं, बिहार में इस पर काम हो रहा है। I must salute the Bihar government for this. I'm telling you. पहला चीज है कि हमारे प्रोसिक्यूशन में पहले क्या होते थे, स्पेशल पीपी जो इसमें होते थे, वो लॉयर, वो प्राइवेट पर्सन हैं, उनकी कितनी जिम्मेवारी है और वो कितने इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। तो वो हुआ करते थे। मैं किसी पर कोई कास्ट एस्पिरेशंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार में अब जो है सरकार ने जो हमारे पीपी हैं वो सरकारी ऑफिशियल्स को अब अपॉइंट किया जा रहा है। उतना ही नहीं, इवन विजिलेंस में पहले को विजिलेंस ये करप्शन एक्ट के जो केसेस होते हैं ये बहुत टेक्निकल होता है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन आज मैं एज ए पुलिस ऑफिसर आज यहां हूं, कल को विजिलेंस चला गया, परसों वहां हो, तो हमारा तो प्रोसिक्यूशन का जो इन्वेस्टिगेशन का लेवल है, सिस्टम की बात भी लो है। बिल्कुल सिस्टम की बात आपसे जरा झारखंड चलते हैं। डॉक्टर निरंजन महतो हमारे साथ हैं, प्रदीप सिन्हा जी। बीजेपी ने तो मोर्चा ही खोल दिया। इतने नोट तो आपने देखे हैं क्या इससे पहले कभी एक साथ झारखंड में? देखिए, निश्चित रूप से अभी गिरोह पर कार्रवाई शुरू हुई है और मैं इसलिए कह रहा हूं, गिरोह शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि वो अकेली महिला नहीं है,
उनके पीछे पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है और एक नेक्सस है जिसको कि बेपर्दा किया जाना जरूरी है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद जो छटपटाहट शुरू हुई है लोगों में, तो कहीं ना कहीं यह इशारा करता है कि वैसे लोग उनके संरक्षण में खड़े हो रहे हैं। अच्छा, एक बात प्रदीप सिन्हा जी, ये बताइए, ये अधिकारी जिनका नाम आ रहा है, तो ये पूजा सिंघल जो है, ये सीएम की चहेती कैसे हो जाती है? इससे पहले रघुवर दास जी की सरकार थी, हमने देखा है कि उनकी भी काफ़ी जो विभाग इनको दिए गए थे, कृषि विभाग था इनका, तो वैसे में काफ़ी ये चर्चित भी रही और काफ़ी करीब भी रही। तो सिस्टम में रहते हुए और ये तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि घुसखोरी का एक बड़ा चरम इसको स्तर कर सकते हैं जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये कैसे हो पाया? आज की बात तो होगी नहीं, ये तो चला आ रहा है लगातार। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया है और उनको जिम्मेदारी महत्वपूर्ण विभाग की ही दी जाएगी। लेकिन कोई अगर जाकर ऊंचे ओहदे पर बैठकर अमानत पे खयानत करने लगे, तो ये जो आपने कहा ना कि कोई एक दिन में नहीं हुआ, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि एक दिन में नहीं हुआ है। ये पाप का घड़ा धीरे धीरे भरा है और आज घड़ा जो है फूटने के कगार पर पहुंच गया। तभी ईडी को जो इंफॉर्मेशन है, इनपुट हो रहा होगा, उसके आधार पर पूरी कार्रवाई हो रही है। जिस तरह के बरामद के सामने आ रही है, अब तो डीए केस भी लगेगा, आईटी का केस लगेगा और न जाने क्या क्या। लेकिन जो आप जिस पावर की बात कर रहे हैं, पावर सोर्स की बात कर रहे हैं, हम उसे साझेदार कह रहे हैं, तो हमें जरा ये बताइए कि क्या बीजेपी अपने आरोपों में उस साझेदार को भी देख रही है, लपेट रही है, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उन चीजों को कह पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, अभी जिस विभाग की वो प्रमुख है, उनसे कौन कौन लोग उपकृत हुए, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। और आपने देखा हो कि विगत दिनों जिस तरह से नोटिस सर्व की गई है लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये बात पुख्ता होती है कि पद का दुरुपयोग किया गया और जो हाई चेयर पर लोग जो बैठे हुए हैं राजनीतिक पार्टी के लोग, उन लोगों ने संरक्षण दिया और किस तरह से अपने अपने लोगों को उपकृत किया। और ये सारी चीजें उसी के माध्यम मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी रैकेट का खुलासा होने जा रहा है। तो क्या सिर्फ हेमंत सरकार का सपोर्ट मिला? आप जो कहना चाह रहे हैं उसे और भी मैं क्लियर कर रहा हूं, क्या हेमंत सोरेन की सरकार ने उन्हें सपोर्ट किया? क्या इसके पहले की सरकार ने सपोर्ट नहीं किया उन्हें? मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि अगर हमारे सरकार के रहते हुए संज्ञान में लाया जाता कि ये अमुक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती। क्योंकि मैं इतना आश्वस्त इसलिए हूं और कह पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का टैगलाइन है कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है और हम भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं करें। अगर हमारे पास कोई इनपुट आता है, समाचार आती है कि इस तरह की कार्रवाई को कोई बाधित भी कर रहा है, तो कितना भी ऊंचा रसूख वाला हो, उसके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, रांची में एक हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल, उसकी जमीन विवादित और इस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से इस जमीन को न सिर्फ अपने कब्जे में दिया, बल्कि वहां अट्टालिका खड़ा की, हॉस्पिटल चल रहा है अभी, और उसकी जांच के लिए कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा कि ये जमीन जो है इस नेचर की है कि उसको किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो उसके बावजूद अगर जांच नहीं हो रही है तो कुंडली मारकर कौन बैठा? संदेह के सुई निश्चित तो एक्शन तो हो सकते थे ना इससे पहले भी। जो पूरा आप अगर इनके पूरे प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे, जो हम तक जो एक छोटी सी जानकारी है कि अब हरफन इन्हें क्या कहते थे, देखिए जरा, हमारे जो सिस्टम पर है उसमें है कि ब्यूरोक्रेसी के लोग इन्हें हरफन में माहिर बताते हैं। तो ये हरफन में माहिर थी, इसका पता नहीं था, और गुनाहों का समंदर भी इन्हें कहा जा सकता है, जैसा कि जो खबरों में है। लेकिन खूंटी में डीसी थी तो घोटाला कर दिया इन्होंने, चतरा में एनजीओ को इन्होंने 6 करोड़ रुपए दे दिए, और इसके बाद पलामू डीसी बनी तो जमीन अधिग्रहण में घोटाला कर दिया, और इनके जो हस्बैंड हैं उनका जांच घर था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो अब हॉस्पिटल बन गया वैसी जमीन पर जहां नहीं बनना चाहिए था। तो ये सब होता रहा। तो इसके पहले क्या हुआ? क्या ये चीजें संज्ञान में नहीं आ रही थी, ये दिख नहीं रहा था? देखिए, मैं आपको बहुत ही सच्चाई से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आप रांची शहर में आ जाइए और इस अधिकारी की चर्चा कीजिए, उसके किस्से आपको आम जनता सुनाए, आम जनता की जुबान से आप सुन सकेंगे। तो मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि जो लोग ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, सत्ता किसी की भी रही हो, उनको जानकारी न रही। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जब आप ये कह रहे हैं कि रघुवर दास जी की जब सरकार थी और रघुवर दास जी जब दरबार लगाते थे
और पूछते थे आम जनता के सवाल को लेकर के उन अधिकारियों से। उन्हें भी ये बात पता थी, उन तक भी बात पता थी ये कैसी अधिकारी थी, बावजूद इसके उस समय एक्शन नहीं हुआ, बाकी मामलों को लेकर नजरअंदाज किया गया। क्या इस बात को आप स्वीकारेंगे? देखिए, जो मुख्यमंत्री का जनता दरबार होता है उसमें जनता से जुड़ी हुई समस्याएं आती, अधिकारियों की शिकायतें वहां नहीं पहुंचती। कोई व्यक्तिगत रूप से अगर पीड़ित हो उस अधिकारी से तो उसकी शिकायत वहां कर सकता है, लेकिन अमूमन कोई अधिकारी अपने बड़े आप ये कह रहे हैं कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्हें पता नहीं था? नहीं, पता होगा, लेकिन आप सिर्फ पता होने के इस इंस्टेंस पे कि हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन अगर आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं है और आप गए खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तब तो सरकार की बेइज्जती होगी और आप जैसे मीडिया के ही लोग कहेंगे कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। चलिए देखते हैं आपकी बात में, आपकी बात से जेएमएम के जो नेता हैं वो क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर निरंजन महतो हमारे साथ हैं। निरंजन महतो जी, सरकार आपकी और अधिकारी भी तो आप ही के, क्योंकि जिनकी सरकार है उनके हिसाब से ये हो रहा है। डिपार्टमेंट किनका है ये सभी लोग जानते हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे थे हम उसे क्लियर भी कर दे रहा है। और जिस डिपार्टमेंट में सचिव थी, उस विभाग की जिसकी सचिव थी, अब ये चेहरा दाग से भरा है और जो बिस्तर पर इतने हरे हरे नोट रखे हैं ये बहुत कुछ बता रहे हैं। हालांकि सीए महोदय कह रहे हैं, जो कि अधिकारी के जो सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनका कहना है कि ये पैसे हमारे हैं, लेकिन ये कहने में 3 बार थूक घोंट गए। समझ सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था। घबराहट में थे, घबराए हुए थे। तो हमें जरा बताइए कि ये सब कैसे पता चला और आपको क्यों नहीं पता चला समय पर, और आप चिन्हित क्यों नहीं कर पाए? महतो जी बोलिए। विवेक जी, आपने सही बात को रखा है। और एक बात हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम जेएमएम के लीडर नहीं हैं, हम प्रोफेसर संघ का अध्यक्ष हैं। अच्छा, ठीक। तो हम इसको किसी पार्टी विशेष के आधार पे हम इसको जोड़ के नहीं बताएंगे आपको। लेकिन रही बात की जो सरकार है, वर्तमान की झारखंड सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को इस बात को भनक तो लगना ही चाहिए था पूर्व में कि पहले से ही इनकी जो कार्यशैली है दागदार है। और ऐसे दागदार सचिव को अपने साथ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जो अपने अहम विभाग हैं, उस विभाग के सचिव रहते हुए इतने सारे जो मामले हैं उसको दरकिनार करते हुए आप रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार इस बातों को अनभिज्ञ मान के चल रही थी। लेकिन हम वर्तमान में चाहेंगे कि सरकार को जो इसके प्रति जो जांच चल रही है, अब जांच ही चलेगी, उसके बाद उसमें सहयोग करना चाहिए और सरकार को इस पर अपने स्तर से भी कुछ कदम उठाना चाहिए कि और भी किसी भी तरह का काम, इस तरह का जो घिनौना काम है वो ना हो और इसमें अंकुश लग सके। सरकार तो खुद निर्वाचन आयोग को जवाब दे। अब तो पहले हेमंत के बाद अब बसंत का भी नाम आ गया, कल ही खबर चली है। हाँ, आप जो बता रहे हैं उसमें क्लियर कट है कि हेमंत सोरेन जी के बाद अभी बसंत सोरेन जी का भी नाम आ रहा है। और ये जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को अनदेखी का एक प्रतिफल है। ये सभी छोटी चीज़ें जो है बड़ी घाव हो के बाद में उभरती हैं, वही हाल अभी हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन जी के साथ। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ, और ये डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय कुमार जी, जो है सब कुछ आपके सामने है, जो तस्वीरें हैं, और 1-2 दिन पहले की जो खबर है वो यही है कि अब झारखंड की जो सरकार है वो थोड़े डर के साए में है। अब जवाब दाखिल करेगी, जवाब तैयार करेगी, पूछा जाएगा, उसके पहले एक और तस्वीर आ गई जो सामने है। इस पर क्या आपका रिएक्शन होगा? और हर सरकार में ही, हालांकि बीजेपी इसे मान रही है कि भाई उस समय ध्यान नहीं दिया गया और तब तक हो सकता है ये बातें संज्ञान में नहीं आई हो, कितनी पुख्ता लगती हैं? नहीं, एक चीज़ आपने जो कही कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो हर फन में माहिर होते हैं। सरकार जिनकी हो, सत्ता जिस पार्टी की हो, उस सत्ता का कैसे लाभ लेनी है उसकी कला उनको मालूम होती है। लेकिन सरकार फिर किस बात के लिए होती है? अगर कोई वेलफेयर गवर्नमेंट है और वेलफेयर गवर्नमेंट जनता के लिए बनी है, जनता के द्वारा चुनी गई है, तो आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके अधिकारी आपके नाक के नीचे इस तरह का ये कर रहे हैं और आपको पता नहीं है, या आप उनसे किनारे कर लिए हैं। 2-2 पद इनको दिया गया था
और बजाते एक भूमि सुधार मंच है झारखंड में, उसने हाईकोर्ट में PIL दायर किया, कहा कि भाई ये महिला जो हैं इनको 2-2 पद, ये माइनिंग की भी सेक्रेटरी बनी हुई थी और JSMDC की भी अध्यक्ष थी, ये एक व्यक्ति 2 पद पर कैसे रह सकते हैं। और माइनिंग में जिस तरह की रेवड़ियां बांटी जा रही थी, कौड़ी के भाव से जिस तरह से वहां माइनिंग बेचे जा रहे थे, तो वो नोटों की गड्डियां कोई बहुत आश्चर्य की चीज नहीं है। चलो आप एक माइनिंग ले लो भाई, आपको ठेकेदारी दे दी गई, बदले में इतना चढ़ावा चढ़ा दो। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं होगी? सरकार के संज्ञान में ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई भी सरकार हो, किन्हीं पार्टी की भी सरकार हो, जब इस तरह की चीजें चल रही थी तो सरकार आंख मूंद करके क्यों बैठी हुई थी? एक तरफ आप रोना रोते हैं कि झारखंड को आज भी केंद्र की मदद की जरूरत है, और दूसरी तरफ आप झारखंड में लूट हो रही है और उस लूट को आप चुपचाप आंख बंद करके देखे हुए, इसलिए कि वो जो है वो आपके चहेते अधिकारी हैं। तो देखिए, सरकार चाहे जितनी भी तरह की बात कर ले कि हमारे संज्ञान में नहीं था, हमें चीजें पता नहीं थी, पब्लिक डोमेन में जब चीजें आ रही थी, पब्लिक को जब पता था, वो जो माइनिंग के जो लोग थे, एक और व्यक्ति अमित अग्रवाल का नाम आ रहा है, उनके यहाँ भी शायद इस तरह का कुछ ईडी वगैरह का रेट पड़ा है, माइनिंग का उनका भी शेयर कुछ मिला है। हाँ। तो इस तरह से कई लोग थे और कई लोगों को शेयर बांटे जा रहे थे, औने पौने दाम पर माइनिंग दिए जा रहे थे कि भाई आप जितना इससे निकाल करके मिनरल्स आप बेच सकते हैं बेचिए। और सरकार को नहीं पता हो झारखंड के पास है क्या? मिनरल्स ही तो है, और वो मिनरल्स भी जिससे वो झारखंड बेहतर झारखंड बन सकता है या बनने की ओर है, उसको भी आपने लूटने की खुली छूट दे दी है। तो फिर तो ये जो सामने जो परिणाम कुल मिलाकर कई साझेदार हैं और इस साझेदार में सरकार सबसे पहले नंबर 1 है, बाद में कोई मदद करेगा। सपोर्ट अगर सरकार का ना हो, सरकार के ये कहती है कि संज्ञान में बात आएगी तो संज्ञान में तो बात है ही, बच्चा बच्चा जान रहा है, इन्हें उपनाम भी दे दिया गया है, ब्यूरोक्रेट्स क्या कहते हैं, अंदर इन्हें क्या कहा जाता है, ये सारी बातें पता थी, बावजूद इसके सरकारी आती रही जाती रही और इन पर एक्शन नहीं हुआ। अब जाकर जब ये छापेमारी हुई है तो ये सच्चाई सामने आई है। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि इन IAS अधिकारी को ही चिन्हित करके इनके ऊपर ही सब कुछ कर दिया जाए। तस्वीर तब बदलेगी जब साझेदार, जो सपोर्टिव लोग हैं या फिर वो सरकार है, वो चिन्हित हो, वो कटघरे में खड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।